1 करोड़ लोग सभी 100 करोड़ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं, देश के नागरिकों पर इतना भरोसा है, जो हम लोगों को देख रहे हैं आज के दिन लोग, उन पर इतना भरोसा है। आपको यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, ये तो एनालिटिक्स यूट्यूब ही बता देगा। हम लोग ये बात भी करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को व्हाट्सएप ऑलरेडी खा चुकी है, क्योंकि वो व्हाट्सएप देख देख के उनका दिमाग और भेजा फ्राई हो चुका है। लेकिन यंगस्टर्स से आशा कर सकते हैं, एक ह्यूज चंक ऑफ यंगस्टर्स इस बार वोट करने वाले हैं जिन्होंने ना मेन स्ट्रीम मीडिया कभी देखा है, वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखकर ही बड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा आशा है या उनसे कम आशा है? कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, कोई जेंडर की लिमिटेशन नहीं है, कोई धर्म की लिमिटेशन नहीं है। जो लोग हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, जिस इंसान को देश की परवाह है, उसे ये एक्शन लेना चाहिए, उसे डेमोक्रेसी का सिपाही बनना चाहिए। एंड वोटर को फिर क्या देखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और देशभक्त पर तो हम कभी किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट या अपोज नहीं करते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये है अब यहाँ पर, और सबसे क्रिटिकल स्टेप है ये। उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है? बहुत सारे अंकल भी हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, देश चलेगा, ट्रेन टाइम पर मैं उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे हैं, वो ये करते हैं। आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, कि क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो इवेंट्स आपके सामने हो रहे हैं, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चे दिल से इस चीज को देखकर कह सकता है कि ये सही हो रहा है। ओके। और हमें अभी सवाल भी आपके लिए आए ध्रुव। मेरे इसमें से जितने सवाल मैं पूछूंगा, मेरे ख्याल से 90% हमारे मेंबर्स के सवाल हैं। ओके। और उसमें से एक बहुत बार एक सवाल रिपीट हुआ है कि ध्रुव से ये बात पूछो कि ये जो डेमोक्रेसी की बात करता है, ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, ये अभी ईवीएम, ये इलेक्शन कमिशन के बारे में जो वीडियो बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो वीडियो बनाया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक होकर एक तरफ वोट नहीं करेंगे तो शायद कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट की सरकार हो। उससे पहले जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में थी, तब कुछ ना कुछ उन्होंने डिक्टेटोरियल करने की कोशिश करी है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हो या राजीव गांधी की हो। तो और ये एक दूसरा परसेप्शन जो लोगों का गलत होता है कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी देश में अगर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। तो मैं पूछना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी है कहाँ देश में? आज एक इंसान तो बैठा सब कुछ चला रहा है, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर वहां से पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं। क्या स्टेबिलिटी बची है देश में? किस चीज की स्टेबिलिटी बची है? मीडिया को बोलने का हक नहीं बचा। कल को आप क्या कपड़े पहनते हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप की फिल्में देखते हो, ये भी वो ऊपर से बताएगा। अगर ऐसा होता है कि कल कोई और सरकार आती है, या फिर अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई ध्रुव राठी आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी का नाम लो या किसी पार्टी की तरफ लोगों को पुश करो, बिकॉज दैट्स नॉट आवर जॉब।
लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन सी टाइप ऑफ पार्टी को चूज करना चाहिए? अगर ये डिक्टेटरशिप का इशू है तो कौन सी पार्टी? बिकॉज ये भी तो बोला जाता है, देखो करप्ट तो सारे ही पार्टीज हैं। बात सही है, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लेवल तक करप्शन हर पार्टी में है, कुछ लेवल तक ये डिक्टेटोरियल जो चीज़ें करी जा रही हैं ये और पार्टीज़ में भी करी जा रही हैं, जैसे टीएमसी पर भी ऐसे आरोप लगते हैं जो काफ़ी हद तक सही है मैं कहूँगा। लेकिन जिस स्केल पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है वो स्केल खतरनाक है यहाँ पर, जिससे सबसे बड़ा खतरा देश को पहुंच रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहुंच रहा है आज के दिन। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है अगर 400 पार हो गया तो? खुद ही बोल रहे हैं वो, बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। दूसरा मेरा जो बड़ा सवाल और जो मैंने देखा आपका जो दूसरा, आजकल आपके हर वीडियो के बाद तो बहुत सारे ट्विटर पर भी बस होता है, आप ट्रेंड भी कर रहे थे इतने दिनों से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने देखा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जब आपने जो वीडियो बनाया, बिगेस्ट स्कैम आपने उसको कहा है, मैंने भी एपिसोड्स बनाए हैं, लेकिन ये एपिसोड बनाने के बाद, ये तथ्य रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद, एसबीआई को इतनी बार खंगालने के बाद, डेटा बाहर निकलने के बाद, आपको लगता है कि इससे इलेक्शन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अगर लोगों को जागरूक किया गया तो जरूर पड़ेगा, अगर लोगों तक खबरें ही नहीं पहुंचाई गई तो नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सिर्फ हम यहाँ पर 6,000 या 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं इसलिए छोटी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था, मैंने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा। इसके पीछे कारण ये था कि अगर आप इसके अंदर जाके, क्योंकि ये एक स्कैम नहीं है, ये स्कैमों का भंडार है, अलग अलग छोटे छोटे स्कैम्स, छोटे बड़े स्कैम्स इसके अंदर भरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देख लो, मैंने जो वीडियो में लिया था कि कोई प्रोजेक्ट था किसी सरकार का जिसकी कॉस्ट पड़ रही थी 84,000 करोड़ रुपीस, उसकी कॉस्ट इन्फ्लेट करके 1.4 लाख करोड़ रुपीस बना दी। यही 70-80 करोड़ का तो यही घोटाला हो गया यहाँ पर, लाखों करोड़ों की बात करी जा रही है यहाँ पर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जो लोग उससे भी कंपेयर करते थे वो 2G स्कैम और कोलगेट वाले स्कैम से, उससे भी कंपेयर कर लो। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा आरोपी था कोलगेट स्कैम का, उसे बीजेपी ने टिकट दे दी, ईडी रेड मारी उस पर, चुप कराया, उसे बीजेपी से टिकट दे दी। क्या चल रहा है मतलब ये देश में? एक तरफ हम देखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2G कोलगेट स्कैम पे लोग रास्ते पर आ गए थे, अब इतना बड़ा स्कैम हुआ है लेकिन इंपैक्ट एटलीस्ट लोगों के मन में उतना नहीं दिख रहा है। तो क्या लोगों को ये सब स्कैम और प्रोटेस्ट क्या वो भूल चुके हैं, उससे ऊपर चले गए हैं? लोग नहीं भूले हैं, मीडिया ने भुलाने की कोशिश करी है। असल में जब मीडिया जब तक बातों को पहुंचाएगा नहीं जनता तक, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा लद्दाख में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? उन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। एक बार, तभी मैं कह रहा हूं कि एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है उसको, वो बस सोचे कि कैसे 100 लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता है। क्योंकि आप अपने आसपास के 100 लोगों को बताओ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या मुद्दा है, कैसे देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक्टिव एजुकेशनलिस्ट से एक्टिविस्ट का टैग लग जाएगा। देखो सच बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आता ये करने में, मुझे मज़ा तो अपने एजुकेशन वीडियोस बनाने में आता है। पैसे भी वहीं ज़्यादा मिलते हैं, स्पॉन्सर्स भी वहीं ज़्यादा आते हैं, और इससे जो कंट्रोवर्सी है वो भी नहीं होती। तो मेरी रेपुटेशन के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए, अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वही वीडियोस बनाने बेहतर थे। लेकिन मैंने ये देखा कि आज जब इतना बड़ा देश, हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तुम्हारा देखेगा कौन? क्योंकि अभी तो अरविंद केजरीवाल को भी उसी शाम को ही अरेस्ट कर लिया जाता है जब फाइनल डेटा बाहर निकलता है। एक मुद्दा नहीं है, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हो, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इवन मणिपुर, लद्दाख, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। केजरीवाल के अरेस्ट में भी वो जो मनी ट्रेल की लिंक निकल कर आई है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही रिवील हुई कि वो बीजेपी तक पहुंचती है। जो पहला अक्यूज था उस स्कैम का, उसने बीजेपी को 50 करोड़ दिए और केजरीवाल पर आरोप लगा दिए। यही सब चल रहा है देश में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है जो होने लग रही हैं। लोगों को जो सच पहुंचाना है वो ये कलेक्टिवली बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करती तो क्या ये 100 लोगों को बताने की जरूरत पड़ती, ये एक्टिविज्म करने की जरूरत पड़ती क्या? तब नहीं पड़ती। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहे हो। सर्टेन इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं, क्यों?
व्हाट इज द डेटा